मूवी शुरू होते ही हमें 3000 साल से भी पहले का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हमें मिस्र मुल्क दिखाया जाता है जिसका राजा फिरौन था। वो एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन वो लड़की उसकी बजाय उसके प्रीस्ट को पसंद करती थी, जो कि बहुत पावरफुल था। वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। अब ये प्रीस्ट उस लड़की से मिलने जाता है जिसे फिरौन पसंद करता था। ये दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी फिरौन भी यहाँ पर आ जाता है। वो इनको एक साथ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इनकी तरफ बढ़ता है इन्हें मारने के लिए, लेकिन ये दोनों उसी फिरौन को मार देते हैं। वो लड़की उस प्रीस्ट से कहती है कि इससे पहले ये लोग तुम्हें कुछ करें, तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं खुद को मार लूंगी। और तुम तो मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हो ना, तो तुम मुझे वापस ले आना। और इसके बाद वो लड़की खुद को मार लेती है। प्रीस्ट को फिरौन के लोग वहां से ले जाते हैं, लेकिन फिर प्रीस्ट के लोग उस लड़की की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं और अब प्रीस्ट उस पर रिचुअल करने लगता है उसे जिंदा करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर फिरौन के लोग दोबारा से आ जाते हैं, जो कि उस प्रीस्ट को पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रीस्ट को बहुत बुरी सजा देंगे ताकि दोबारा कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। वो प्रीस्ट को पकड़कर जिंदा ही मम्मी में बदल देते हैं। जब वो लोग उसके पूरे जिस्म पर पट्टियां बांध देते हैं तो वो लोग उसके ताबूत में बहुत ही खतरनाक कीड़े छोड़ देते हैं, जो कि चंद ही लम्हों में उसकी पूरी की पूरी बॉडी खा जाने वाले थे। और फिर उसके ताबूत को बहुत ही खास किस्म की चाबी से बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ये ताबूत खोलेगा तो ये कर्ज बनकर हम पर आएगा। यानी अगर प्रीस्ट आजाद हो गया, इसकी सोल बाहर आ गई, तो हर तरफ तबाही मच जाएगी। और फिर प्रीस्ट के ताबूत को बहुत ही बड़े स्टैचू के नीचे दफना दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा गहराई में, जिसे कोई भी नहीं खोद सकता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए। पूरा शहर नीचे होता जा रहा था, मिट्टी के नीचे आता जा रहा था और वो स्टैचू जो कभी काफी ऊंचा हुआ करता था वो भी अब छोटा हो गया था। ये एक ऐसी जमीन थी जिसके लिए कई लोग लड़ते थे, कई जंगें होती थीं कि इस जमीन को जीत लिया जाए, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इसके अंदर प्रीस्ट की डेड बॉडी है, यानी प्रीस्ट की मम्मी है। लेकिन उसकी पावर्स आज भी मौजूद है। इस जमीन के नीचे कई 100 सालों से वो ताकत जमा हो रही है, जो कि एक शैतानी ताकत में बदल रही है। अब इसी जगह पर एक फ्रेंच सोल्जर भागते भागते आता है और उसके पीछे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो सोल्जर चलते चलते स्टैचू के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। ये एग्जैक्ट वही स्पॉट था जहां पर उस प्रीस्ट की मम्मी थी। जो लोग इसके पीछे थे वो डरकर भागने लगते हैं और उनके जाते ही जमीन में कुछ होने लगता है, उसकी मिट्टी ऊपर आने लगती है। उस फ्रेंच सोल्जर का नाम रिक होता है। वो भी ये देख के घबरा जाता है और तभी उस रेत से एक शक्ल बनने लगती है और वो भी परेशान होकर यहाँ से चला जाता है। फिर 3 साल गुजर जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इजिप्टोलॉजिस्ट थी, यानी ऐसी लड़की जो कि इजिप्ट पर रिसर्च कर रही थी, इजिप्ट के बारे में स्टडी कर रही थी और उनकी जुबान भी सीख रही थी। और अब उसे काफी हद तक ये चीजें समझ आने लगी थी। उसका नाम एवलीन था। एक दिन एवलीन का भाई उसके पास आता है और उसे कोई चीज देता है, ये बताते हुए कि ये मुझे खुदाई करते हुए मिली है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को ऐसी चीजें देखने का काफी शौक था। एवलीन उसको थोड़ा बहुत चेक करने लगती है और वो खुल जाता है। इनफैक्ट ये उसी ताबूत की थी जिसमें वो प्रीस्ट जमीन के नीचे कई सालों से दबा हुआ था। उस बड़ी सी की के अंदर एक मैप भी होता है जो कि उसी जगह का था। एवलीन ये देख के काफी एक्साइटेड होती है और उस लाइब्रेरी की बॉस के पास जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। वो उनको वो मैप दिखाती है और कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि नहीं, वहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर एक बार कोई वहाँ पर चला जाए तो वो वापस लौट कर नहीं आता। वो उसे रोकने के लिए कहता है कि वैसे भी ये बनी बनाई जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं होती। तो एवलीन उनसे कहती है तो फिर ये भी रूमर होगी कि जो भी वहाँ पर जाता है वो मर के ही वापस आता है, मुझे प्लीज जाना है वहीं पर। फिर वहाँ पर एवलीन का भाई आ जाता है तो एवलीन उससे कहती है कि मुझे सच में बताओ तुम्हें ये की कहाँ से मिली। तो वो बताता है कि मैंने इसे किसी आदमी से चुराया है। वो एक फ्रेंच सोल्जर था और अब जेल में है। वो दोनों जेल में उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, यानी रिक से। वो रिक से उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन रिक उनसे कहता है कि एक शर्त पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो ये कि आज मुझे फांसी होने वाली है, अगर तुम मुझे फांसी से बचा लो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। जो आदमी उसे फांसी देने वाला होता है, एवलीन उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। वो पैसे हमें खजाना ढूंढ कर मिलेंगे जिसका पता सिर्फ और सिर्फ रिक को पता है। तो वो आदमी लालच में रिक को छोड़ देता है और अब वो तीनों जाते हैं उस जगह की तरफ। वो लोग शिप में होते हैं तो देखते हैं कि बाकी लोग भी उस खजाने की तलाश में वहीं पर जा रहे हैं। एवलीन रिक से कहती है कि उस जगह पर एक बुक भी दफन है, उसके अंदर काफी मैजिक्स लिखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं
वहाँ जाकर एवेलिन इनको वो स्टैचू दिखाती है और कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है। अब वो सब मिलकर जमीन के नीचे जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर इस स्टैचू का आधा हिस्सा था और उस जगह पर काफी अंधेरा होता है। एवेलिन वहाँ पर लगा एक शीशा ऊपर करती है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही बाकी शीशों पर भी वो रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी हो जाती है। अब एवेलिन, उसके भाई और रिक के अलावा उनके साथ वो आदमी भी होता है जो कि रिक को फांसी देने वाला था और उसे रोक लिया गया था। वो एक जगह देखता है कि कुछ बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए हैं। जब उन पत्थर को हाथ लगाता है तो उनमें से एक पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है जो कि उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। उसे बहुत पेन होती है और वो एक दीवार में अपना सर दे मारता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये सीन बहुत ही क्रीपी था। अब ये लोग रात के वक्त आग के पास बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर खजाने की तलाश में आया था। वो लोग बैठकर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो भी खजाना मिलेगा हम उसे डिवाइड कर लेंगे, लेकिन तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग कोई और नहीं बल्कि फिरौन के गार्ड्स थे जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस ग्रुप का एक लीडर होता है जो कि इन सब से कहता है कि मैं तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कोई प्रीस्ट की सोल को आजाद करे और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन वो दोनों ग्रुप इसकी एक नहीं सुनते और अगले दिन फिर से खजाने की तलाश करने लगते हैं। दूसरे ग्रुप को एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। देखने में तो लग रहा था कि इसके अंदर कोई सोना होगा, कोई ज्वेल्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बॉक्स के बाहर एक किस्म की वार्निंग लिखी हुई थी कि किसी ने भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया तो वो इनका कर्ज बन जाएगा जो इन पर ही पड़ जाएगा। वो कहता है कि जो कोई भी इस बॉक्स को खोलेगा वो प्रीस्ट की सोल इसे मार देगी और फिर उसके बाद उनका खून चूस के इस दुनिया में आ जाएगा कब्जा करने के लिए। लेकिन वो सब कहते हैं कि ये बात फजूल है, ऐसा कुछ नहीं होता और इसी के साथ वो लोग बॉक्स खोल लेते हैं। उसके अंदर एक बुक होती है। ये वही बुक थी जो कि प्रीस्ट उस लड़की को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। उस पर एक ऐसी जगह बनी थी जिसमें एवेलिन के पास मौजूद चाबी लग सकती थी। वो लोग बैठे होते हैं कि ऊपर से ताबूत आकर गिरता है और जब वो ताबूत को देखते हैं तो उस पर भी सेम निशान होता है जिसमें वो की लगी जा सकती थी। वो उस ताबूत को खोलते हैं और उसमें से काफी धुआं निकलता है और साथ ही उस प्रीस्ट की गली हुई काली सी डेड बॉडी भी। एवेलिन कहती है कि मैंने आज तक ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी। जब रात को सारे सो रहे होते हैं तो एवेलिन वो बुक रिक के पास लेकर आती है और उससे कहती है कि ये वो बुक नहीं जो मुझे चाहिए। हो सकता है कि ये किसी ब्लैक मैजिक की या किसी स्पेल्स की बुक हो। वो अपने पास मौजूद चाबी से उसको खोलने लगती है और उसमें कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं कि जो मर चुका है वो वापस आ जाए। और जैसे ही वो ये बोलती है तो प्रीस्ट की पड़ी हुई मम्मी में जान आ जाती है और कई तरह के कीड़े इन पर अटैक कर देते हैं जिनसे बचते हुए एवेलिन बाकी सबसे लहता हो जाती है। प्रीस्ट की मम्मी उस आदमी के पास जाती है जिसने वो वार्निंग के बावजूद बॉक्स खोला था। वो उसकी आंखें निकालकर खुद में लगा लेती है और अब बढ़ती है एवेलिन की तरफ। रिक इन पर कई गोलियां चलाता है और फिर जब वो वहाँ से बाहर आ रहा होता है तो इनका सामना फिर उनके गार्ड के कुछ लोगों से होता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों ने ही इस मम्मी को खोला है, अब भुगत दो इसको क्योंकि ये सबको मार देने वाली है। रिक एवेलिन से कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एवेलिन कहती है कि हमने ही उस मम्मी को जिंदा किया है और हम ही उसे मारेंगे। अब हम देखते हैं कि पूरे शहर के हालात बदलने लगे हैं। आसमान से आग बरसने लगती है और हर चीज तबाह होने लगती है। मम्मी उसी आदमी के पास जाती है जिसकी उसने आंखें ली थी और फिर वो उसकी स्किन भी ले लेती है, उसका सारा खून भी चूस लेती है। ये सारे मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये मम्मी होती है और रिक उस पर काफी फायरिंग करता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। उसे गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर वो मम्मी डर जाती है। कितनी अजीब बात थी ना ये, और उन लोगों को भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये हुआ क्या। रिक उन लोगों के पास जाता है जो कि फिर उनके गार्ड्स थे और जो इस जगह का ख्याल रखते थे। वो इनसे पूछता है कि आखिर वो बिल्ली से क्यों डर रहा था। तो वो बताते हैं कि बिल्लियां भी हमारे साथ इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं और वो प्री समझता है कि ये बिल्लियां उस पर अटैक कर देंगी, इसलिए वो उनसे डरता है। लेकिन एक बार वो जब पावरफुल हो गया तो वो फिर इन बिल्लियों से भी नहीं डरा करेगा। वो लोग समझ जाते हैं कि प्रीस्ट की मम्मी उन लोगों को मार के ही चैन लेगी जिन्होंने वो बॉक्स खोला, और उन 4 लोगों में से एक को तो ये पहले ही मार चुका था। एवेलिन उस जगह के गार्ड्स को ये बताती है कि जब उस प्रीस्ट की मम्मी ने सबसे पहली बार मुझे देखा तो पता है उसने मुझे किस नाम से बुलाया था? उसी नाम से जिस लड़की को फिरौन पसंद किया करता था, जिसके साथ इस प्रीस्ट का रिलेशनशिप था। तो वो लोग यानी इस जगह के गार्ड्स उससे कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने जिंदा होने के बाद सबसे पहला जो काम करना था वो ये था कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो इसे इस दुनिया में वापस लेकर आना चाहता था, और इसके लिए वो तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा, इसीलिए वो तुम्हें उस नाम से पुकार रहा था।
लेकिन तुमसे पहले वो उन 3 लोगों को मारेगा। लेकिन उन 3 लोगों में से एक आदमी वहाँ से भाग जाता है और उसी के पास वो मैजिकल स्पेल्स वाली बुक होती है जो कि प्रीस्ट को चाहिए थी उस लड़की को जिंदा करने के लिए जिसे वो पसंद करता था। रिक अपने कुछ साथियों के साथ उस आदमी का पीछा करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि प्रीस्ट की मम्मी पहले से ही वहाँ पर है और उसे मारकर वो किताब हासिल कर चुकी है। प्रीस्ट वहाँ से सीधा दूसरे आदमी के पास जाता है, वो उसे भी मार देता है और अब प्रीस्ट की बॉडी और शक्ल पहले से काफी बेहतर थी, यानी अब वो किसी भी एंगल से मम्मी या डेड बॉडी नहीं लग रहा था। वो एवेलीन के कमरे में रेत बनकर जाता है और उसके पास बैठ जाता है और अभी सोच रहा होता है उसे उठाने का कि तभी वहाँ पर रिक आ जाता है दरवाजा तोड़कर। उसके हाथ में बिल्ली होती है क्योंकि वो जानता था कि ये प्रीस्ट बिल्लियों से डरता है। रिक एवेलीन को बचा लेता है और फिर उससे कहता है कि जिस तरह से एक बुक से इसे इस दुनिया में वापस लाया गया तो उसी तरह दूसरी बुक से जो तुम चाह रही हो उसको वापस भी भेजा जा सकता है। लेकिन वो बुक मिलेगी कहाँ पर? एवेलीन उस दौरान काफी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जैसे वो बुक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे थी प्रीस्ट की डेड बॉडी के पास ही, उसी तरह वो गोल्डन बुक जो वो हासिल करना चाह रही है वो किसी दूसरे स्टैचू के नीचे दबी हुई है जो कि उस जगह की दूसरी तरफ है। लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ पर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग उस प्रीस्ट के गुलाम बन चुके हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो वापिस आ चुका है और अगर उसके सामने इनकार किया तो वो इनको मार डालेगा। अब वो प्रीस्ट बढ़ता है एवेलीन की तरफ और उससे कहता है कि मेरा हाथ थाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एवेलीन को ऐसा ही करना पड़ता है, वो उसका हाथ थाम लेती है। लेकिन उसने झूठ कहा होता है। वो एवेलीन को अपने साथ ले जाता है और ऑर्डर देता है कि बाकी लोगों को मार दिया जाए। लेकिन रिक और उसके साथी किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से चले आते हैं कुछ करने के लिए। ये कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें उस दूसरे स्टैचू को ढूंढना होगा ताकि हम वो बुक ढूंढकर उसको वापस भेज सकें। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट कुछ मम्मी को जिंदा करता है और उसे रिक की तरफ भेज देता है ताकि वो उसे बुक ढूंढने से रोकें। लेकिन रिक जैसे तैसे करके उस बुक तक पहुंच जाता है और फाइनली उसे वो बुक मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीस्ट उस लड़की को ला चुका था इस दुनिया में जिसे वो पसंद करता था। उसने उसकी मम्मी में जान भी डाल दी थी जो कि अब मूव कर पा रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए उसे एवेलीन की सेक्रीफाइस चाहिए था, यानी वो एवेलीन की बॉडी से उसकी सोल लेकर उस लड़की में डालना चाहता था। लेकिन उसका ऐसा कुछ करने से पहले ही एवेलीन का भाई वहाँ पर आ जाता है उस गोल्डन बुक के साथ। लेकिन अब मसला ये था कि उस गोल्डन बुक को जो चाबी लगनी थी वो एवेलीन से उस प्रीस्ट ने ले ली थी। वहाँ पर मम्मीज की और आर्मी आने लगती है। तभी एवेलीन अपने भाई से कहती है कि उस बुक पर लिखे हुए स्पेल्स पढ़ो ताकि हम इनको हरा सकें। रिक उन सब लोगों से लड़ता है, यानी उन मम्मीज की आर्मी से, और एवेलीन को आजाद करा देता है। लेकिन तभी पीछे से उस लड़की की मम्मी आती है जिसे वो प्रीस्ट पसंद करता था। वो एवेलीन पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ वो मम्मी आर्मी रिक के पीछे पड़ी होती है, लेकिन एवेलीन का भाई भी वो स्पेल पढ़ने से रुकता नहीं है और फाइनली वो आर्मी रुककर उसकी बात मानने लग जाती है। एवेलीन का भाई उस मम्मी आर्मी को ऑर्डर देता है कि प्रीस्ट इस लड़की को पसंद करता है, उसे मार दो, और वो आर्मी ऐसा ही करने लगती है। उस प्रीस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो एवेलीन के भाई के पास जाके उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से रिक आकर उस प्रीस्ट पर अटैक कर देता है और उसी दौरान एवेलीन का भाई उस प्रीस्ट से वो चाबी भी छीन लेता है। और दूसरी तरफ एवेलीन का भाई वो बुक और चाबी लेकर अपनी बहन के पास जाता है और वो दोनों वो बुक खोल लेते हैं। और अब प्रीस्ट बढ़ रहा होता है रिक की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी एवेलीन उस बुक में से कुछ स्पेल्स पढ़ने लगती है। तभी कुछ इनविजिबल एनिमल्स आते हैं जो कि बहुत सारी पावर्स रखते थे। वो प्रीस्ट की बॉडी में से गुजर कर जाते हैं जो कि प्रीस्ट की सारी एनर्जी, सारी पावर अपने साथ ले जाते हैं। और अब प्रीस्ट एक नॉर्मल इंसान था। रिक उसे अपनी तलवार से मार डालता है और प्रीस्ट के मरते ही वहाँ पर मौजूद सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब एवेलीन का भाई और रिक जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आते हैं भागते हुए, और उनके बाहर निकलते ही वो पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ऊँटों पर ये लोग जा रहे होते हैं उन ऊँटों पर काफी ज्यादा खजाना भी होता है, यानी इस बात का ये मतलब है कि ये लोग अपने साथ काफी ज्यादा खजाना भी ले आए थे। वहाँ पर उस जगह के गार्ड्स, यानी जो फिरौन के गार्ड्स होते हैं, वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम भी इस जगह को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।